हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे रै की मात्राओं के बारे में। रै की अलग अलग मात्राओं के कारण ही बच्चे इसके लेखन और उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। आज हम इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे दोबारा से गलती ना हो। आइए अब रै से संबंधित कुछ शब्दों को देखते हैं। घर, परिवार, परीक्षा, रोटी, रंग, इन सब में रै आया हुआ है। यह रै जो है वो रै का मूल रूप कहलाता है, यानी कि जो साधारण रूप में रै लिखते हैं हम शब्दों में, वह क्या होता है? रै का मूल रूप होता है। उसके बाद हम चलते हैं पदेन, यानी कि पाँव में जो रै की मात्रा लगती है। जैसे सम्राट, यहाँ पाँव में रै की मात्रा है। ट्रक, यहाँ भी पाँव में है। ग्रीष्म, राष्ट्र, ड्रामा, क्रिकेट, द्रव्य, ड्राइंग, यहाँ सारे शब्दों में जो मात्राएं हैं वो पाँव में लगी हुई है। अब हम इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि दोनों ही मात्राओं में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। ये है रै की मात्रा और एक इस तरह से, कारण क्योंकि ये जो मात्रा है रै की, ये पाई वाले शब्दों में ऐसे ही लगती है और घुंडी वाले शब्दों में वी की तरह, क्योंकि इस मात्रा को सहारे के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसी ने अपने आप को ही फोल्ड कर लिया। तो अब देखते हैं पाई क्या होती है। पाई का अर्थ है जिन वर्णों में ये लाइन होती है सीधी, उन्हें हम पाई वाले वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे सै में है, मै में है, टै में नीचे नहीं है, क्योंकि मात्रा कहाँ लगेगी? नीचे ही लगेगी ना, पाँव में। यहाँ पाई नहीं है तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी? टै में अगर लगेगी तो ये वाली आएगी। गै में पाई है, शै में भी अगर पूरा होता तो होती। आधा वर्ण है तो आधे वर्ण में कभी कोई भी मात्रा नहीं लगती है, चाहे वो ई की हो, ऊ की हो या रै हो। इसमें भी पाई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। टै में नहीं है तो टै में फिर वही दूसरी मात्रा लग जाएगी। घुंडी वाले वर्ण कहलाते हैं ये, क्योंकि ये नीचे क्या है? इनके घुंडी है। देख रहे हो ना, नीचे से गोलाई में घूम गए हैं, इसलिए ये वर्ण घुंडी वाले वर्ण कहलाते हैं और उनमें रै इसी तरह से लगता है। ठीक है। अब पदेन, यानी कि पाँव में जो रै की मात्रा है वह दो तरह से लगती है, एक ऐसे और एक ऐसे। दोनों में मुख्य बात और क्या है कि यह रै बाद में बोला जाता है, यानी कि जिस वर्ण के साथ ये रै की मात्रा लगी होती है उस वर्ण के बाद में इसका उच्चारण होगा और यह रै पूरा होता है, यानी कि आधा नहीं लिखा जाएगा। जैसे हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, सम्राट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सै मै रा टै, यही बन रहा है ना हमारा उच्चारण से। सम्राट तो सै मै रा टै। अब रै हमने अलग कर दिया तो मैं क्या रह गया? आधा। ये हमने हलंत लगा दिया इसके साथ, क्योंकि आधे वर्ण को अगर हम वर्ण विच्छेद के रूप में या टुकड़े के रूप में लिखेंगे तो आधा हम वैसे नहीं लिखेंगे जैसे शै है, हम उसके नीचे हलंत लगा के दर्शाते हैं कि वो आधा वर्ण है। अब रै पीछे गया, यानी कि पाँव में जो रै लगा होता है वो पीछे जाता है और पूरा होता है। और जो मै की जो साथ जो मात्रा दिख रही है हमें, वो मै की नहीं है, क्योंकि मै तो आधा है और आधे वर्ण के साथ कभी कोई मात्रा नहीं लगती, इसलिए वो मात्रा कहाँ उच्चारित की जाएगी? रै के साथ। तो ये क्या बन गया? रा, सम्राट। ऐसे ही ये है, टै के बाद रै बोला जाएगा, टै रै कै। यहाँ पे टै आधा हो जाएगा, रै पूरा है और कै तो पूरा है ही। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं रेफ, यानी कि यहाँ रै हलंत वाला है, जिसका मतलब है आधा रै। तो आधे रै को व्याकरण में रेफ कह के पुकारा जाता है, यानी कि रेफ बोला जाता है।
और ये वर्ण के ऊपर मात्रा लगती है इसकी, जैसे वर्ण पे ही लगी हुई है। तो ये रे जो है, रेफ की जो मात्रा है वो वर्ण के ऊपर लगती है। और ये मात्रा टे वाली बाद में बोलते थे, लेकिन जो सिर वाली या ऊपर वाली मात्रा है उसको हम आगे बोलेंगे, वे रे अण। और जो आगे रहेगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ पे सम्राट में मैं आगे था तो ये छोटा था, आधा था। और वर्ण में हम देखते हैं कि वे रे और अण। यहाँ पे आगे क्या आया, अण के ऊपर मात्रा थी तो रे आगे आया तो रे छोटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, पाँव की मात्रा पीछे बड़ी होगी और रेफ यानी कि रे, आधे रे की मात्रा ऊपर और आगे बोली जाएगी और आधी होगी। कार्य रे, पर्वत, अर्थ, धार्मिक। अब ये भी ध्यान रखना है कि रे आगे आएगा तो आधा होगा और ई की मात्रा मैं के साथ ही उच्चारित की जाएगी, क्योंकि मैं पूरा है, रे आधा हो जाएगा और आधे वर्ण के साथ कभी भी मात्रा नहीं लगती है। ये अब हम कुछ शब्दों को देखते हैं जिससे रे जो है हमारा क्लियर हो जाएगा, उसकी सारी मात्राएं हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। भारत में रे है कौन सा, मूल रूप वाला रे। प्रार्थना में रे है, पदेन रे है पहले, और फिर कौन सा है, रेफ वाला रे, यानी कि पाँव वाला पीछे बोला जाएगा और ऊपर वाला जो छत पे लगा हुआ है थे के वो आगे बोला जाएगा। ठीक है, तो ये रे पीछे गया तो आ की मात्रा भी इसी को मिलेगी और ये पूरा होगा। ये रे जो है आगे आएगा तो आधा हो जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं एक रे ये, एक रे ये, तो कैसे होगा, ये दो बन जाएंगे, पै रा मात्रा थी, ये बन गया हमारा प्रा। फिर है रे और थे। अब ये रे आगे आएगा तो कैसा होगा, आधा होगा। और ना, ये देखिए रे दो आएंगे इसमें क्योंकि है ही दो जब, तो प्रार्थना। अब और क्या रह गया इसमें, पै आगे है तो ये भी आधा हो जाएगा। तो ये हमारा प्रार्थना जो है, जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ऐसे ये अलग अलग बन जाएगा। पै के बाद रे है, कहाँ गया था ये, पाँव में, तो पीछे आया तो पूरा हो गया, ये आधा हुआ। ये ऊपर था तो आगे आया तो आगे जो भी वर्ण रहेगा वो आधा रहेगा। ठीक है, इसी तरह मार्गदर्शन, राष्ट्रपति, ये भी पदेन है, पीछे चला जाएगा। कार्यक्रम। अब कुछ बच्चों के डाउट ये है कि ई है वो इसको छोटी ई मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो रे है, ये देखो रेफ वाला उसके साथ मिलता जुलता है, तो ये इसको रे की मात्रा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ई जो है खुद एक स्वर है और स्वरों को किसी भी अन्य वर्ण की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अपने आप में पूरे होते हैं। व्यंजन ही ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे भारत, यहाँ कौन सा स्वर आया, आ। रे में ए स्वर आया और तय में भी ए स्वर, यानी कि आ, ए और ए। तो तीनों जगह स्वरों की आवश्यकता हुई से। ऐसे ही राष्ट्रपति में आ, श आधा है, इसको आवश्यकता नहीं है। तय भी आधा है, रे के साथ भी ए, पै के साथ भी ए और तय के साथ ई, यानी कि हर व्यंजन को स्वर की आवश्यकता होती है और ये खुद एक स्वर है, तो इसके ऊपर मात्रा नहीं लगेगी। स्वर खुद मात्रा देता है, न कि लेता है। अब रे है, यही एक अकेला ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्राएं होती है, नहीं तो हमारे पास सारी मात्राएं जितनी भी है वो सारी किसकी है, स्वरों की मात्राएं हैं। तो व्यंजन एक अकेला है ये जिसकी मात्राएं हैं, वो भी कई रूप में, पदेन में, रेफ में और पदेन में भी, यानी कि पाँव में भी दो तरह से।